स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, दैट इज डेली एमसीक्यू सीरीज। हाँ जी, जिसमें हम डेली 10 एमसीक्यू क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारी तैयारी का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड से, हम कहेंगे बहुत ही अच्छा हमारा लेवल हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट फीचर है मनी सप्लाई का? तो पहली बात वो बोल रहा है कि क्या it is measured during the period of time. It includes stock of money held by the government of nation. It always represent currency held with the central bank of a nation. तो पहली बात तो पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, इट्स पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई कब मेजर किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या ये स्टॉक ऑफ मनी जो गवर्नमेंट रखती है वो है? नहीं, वो मनी नहीं है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट, क्या ये हमेशा जो सेंट्रल बैंक के पास पैसा होता है? नहीं, ये पैसा होता है करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो तीनों ही फीचर क्या है इसके? इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। Real gross domestic product is better indicator of economic growth of nation as compared to nominal gross domestic product. Real gross domestic product better है as compared to nominal gross domestic product. बिल्कुल ठीक का। Real gross domestic product measure the value of goods and services at current year prices. अब देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक था, बट ये करंट ईयर प्राइसेस गलत है। करंट ईयर प्राइसेस पे नहीं होता, बेस ईयर प्राइसेस पे मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। भी ये बात तो ठीक बोल रहा है, एजरेशन तो ठीक बोल रहा है, बट रीजन इसका गलत है। रीजन क्या? उसकी स्टेटमेंट ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीएस इज जीरो। देखो भाई, ये सेविंग कब जीरो होगी? हम कब कहेंगे कि हमारी सेविंग जीरो है? जब आप पूरी की पूरी इनकम क्या कर दोगे? कंज्यूम कर लोगे। जब आपकी पूरी इनकम कंज्यूम हो जाएगी तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और आपकी सेविंग जीरो होगी तो आपका एपीएस भी क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब हमारी इनकम 100 है तो कंजप्शन भी क्या है? 100 है। तो सेविंग क्या होगी? जीरो। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा एपीएस क्या होगा? जीरो। और जब इनकम कंजप्शन के बराबर होती है तो उस पॉइंट को कुछ कहते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। कंजप्शन एंड सेविंग आर द कंपोनेंट ऑफ नेशनल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, कंजप्शन और सेविंग नेशनल इनकम के एक इंपॉर्टेंट आउटपुट होते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है? c प्लस एस। हायर द लेवल ऑफ इनकम ऑफन लीड्स टू लोअर सेविंग। जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी सेविंग कम होती चली जाएंगी। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी सेविंग भी क्या होती रहती है? बढ़ती चली जाती है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट 2 इज क्या है? फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Arrange the following in correct sequential order if the government of nation is trying to curtail the situation of inflationary gap. हमारी गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करना चाहती है, तो उसको कैसे करेगी ठीक? अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अपनाती है इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी। ठीक है भाई, टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो टैक्स को पे करने के बाद मिलती है। अब टैक्स को पे करने के बाद इनकम ही कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन। जब डिवैल्यूएशन करते हैं तो नेशनल इनकम बढ़ती है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि डिवैल्यूएशन करने के पीछे जो रीज़न होता है वो भी यही होता है। इससे डिवैल्यूएशन करने से हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, क्योंकि फॉरेनर के लिए हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है क्योंकि उसका वैल्यू कम हो गया, लेकिन हमारे लिए फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है, इसलिए हम इंपोर्ट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। डिवैल्यूएशन होता क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। जब हम वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को कम कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, और ये किसके अंडर में आता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर में आता है।
बिल्कुल सही बात है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर में आता है। लेकिन ये जो रीज़न है ये अजरेशन का रीज़न नहीं है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. The central bank can reduce the money supply in the economy by dash and dash. सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल में कर सकता है? क्या वो बैंक रेट को इंक्रीज कर दे? हाँ भाई, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगा? मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोगों को लोन कम मिलेगा। लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ डिमांड नहीं है फॉरेन एक्सचेंज का? मान लो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की। मान लो कोई फॉरेनर है, वो फॉरेन में कुछ पैसा भेज रहा है तो डिमांड कर रहे हैं वो अपनी करेंसी, मान लो यूएसए का पर्सन इधर रह रहा है तो डिमांड कर रहा है। इंडियन टूरिस्ट फॉरेन में क्या कर रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, तो बताओ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोन ले रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो क्या हम डिमांड कर रहे हैं कि सप्लाई कर रहे हैं? डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इट इम्प्लाइज दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डैश एंड एपीएस इज डैश। मान लो हमारा कंजप्शन फंक्शन है, अगर हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है तो हमारा कंजप्शन फंक्शन पॉजिटिव, मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो ये बताइए एमपीसी और एपीसी क्या बढ़ेंगे? नहीं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू इनकम वो कम बढ़ रहा है। तो एमपीसी और एपीसी दोनों क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, क्योंकि हम सेविंग की तरफ भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोनों ही क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है। Under the dash exchange rate system, the central bank can control rise and fall of foreign exchange rate in a range bound manner. कौन से एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंडर में जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल कर सकता है? देखो, एक होता है फिक्स्ड, जहां गवर्नमेंट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट को। एक होता है फ्लेक्सिबल, जहां मार्केट फोर्सेस के थ्रू एक्सचेंज रेट हमारा डिटरमाइन होता है, जैसे आज हो रहा है। एक होता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता तो फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इसमें इंटरफियर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंडर में सेंट्रल बैंक राइज एंड फॉल ऑफ करेंसी को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।